Hi guys. So, most people still think that tendon pain is inflammation, but clinically, that's not always true. So, today's topic is part 2 of tendinitis versus tendinosis. Please check out part 1 if you haven't watched it yet. So, tendinosis क्या करता है? टेंडनोसिस एक ऐसा बंदा है जब टेंडन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करता रहता है, डैमेज होता रहता है, हील करने की एक्टिंग होती है, बट एक्चुअली कुछ भी ठीक नहीं होता. उसे ही हम कहते हैं फेल्ड हीलिंग. ओके, तो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज टेंडनोसिस? अ क्रॉनिक डीजेनरेटिव कंडीशन ऑफ अ टेंडन कैरेक्टराइज्ड by collagen disorganization, absence of inflammatory cells and failed healing. अब इसके फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, नेचर कैसा होता है? डीजेनरेटिव होता है. ड्यूरेशन कैसे होता है? क्रॉनिक होता है. कॉज रेपिटेटिव माइक्रो ट्रॉमा. इतना ट्रॉमा बेचारा सहन करता है कि वो उसके हीलिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चला जाता है. समझे बेचारा टेंडन. और उसकी हीलिंग कैसी होती है? फेल्ड हीलिंग रिस्पॉन्स. अब उसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. पैथोफिजियोलॉजी में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? रेपिटेटिव मैकेनिकल ओवरलोड होता है, जिसके कारण हमें माइक्रो ट्रॉमा होता है टेंडन में, जिससे क्रॉनिक टेंसाइल लोडिंग होती रहती है, which leads to sub-failure micro tears in collagen fibers. There is no single rupture. Instead, there is cumulative micro damage exceeding repair capacity. मतलब वो इतना डैमेज होता रहता है, अपने हीलिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड वो जाता रहता है, खुद को बहुत ओवरबर्डन करता रहता है, बहुत स्ट्रेस देता है बेचारा. इसीलिए वो डीजनरेशन में चला जाता है. अब इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा दिमाग की बत्ती वाला? कि लोड टेंडन के अडेप्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो टेंडनोसिस में जा रहा है. ये हमारा टेंडनोसिस. टेंडनाइटिस में हमने देखा कि देयर इज़ इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग टू द टेंडन, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है. यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है, वो छोटा हो रहा है, पतला हो गया है बेचारा, कमज़ोर हो गया है वो. ठीक है. अब इसका सेकेंड स्टेप क्या आता है? टीनोसाइट phenotypic alteration. What are tenocytes? Tenocytes are mechanosensitive cells. Under chronic stress, they undergo phenotypic drift from stable matrix maintaining to dysfunctional repair phenotype. मतलब अच्छा काम कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको कोई ब्रेन वॉश करने वाला मिल जाता है, जिसके वजह से वो लोग डिसफंक्शनल रिपेयर फिनोटाइप बन जाते हैं. वो क्या प्रोड्यूस करना चालू करते हैं? मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस, जो कि है MMP1, MMP3 और MMP13. और ये बहुत ज़्यादा तादाद में वो लोग प्रोड्यूस करना चालू होते हैं, जिसके वजह से कोलेजन डीजेनरेशन चालू होता है. उसकी जो क्वालिटी है कोलेजन की, वो ख़राब होने चालू होती है. मतलब 5 स्टार से वो बंदा 1 स्टार में आ रहा है बेसिकली. और क्या होता है? डिक्रीज टिश्यू इनहिबिटर्स ऑफ मेटालोप्रोटीनेजेस, जिसे हम टिम्स भाई साहब कहते हैं. ये कम होता है तो क्या होता है? अनचेक ब्रेकडाउन होते रहता है. सो व्हाट हैपन्स? The cells meant to maintain tendon now self-sabotage the matrix. मतलब जो काम के लिए उन्हें रखा गया है, वो अगर उनको वो बहुत ओवरबर्डन कर दिया उनके बॉस ने, तो अभी ये जो वर्कर्स है वो उन्होंने हड़ताल अनाउंस कर दिया अपने बॉस के ख़िलाफ़. तो इसके वजह से जो अच्छा काम कर रहे थे, वही अभी उल्टा काम करके बॉस का नुकसान करवा रहे हैं. अभी इसका क्लिनिकल पर्ल्स क्या है? MMP क्या करते हैं? दे आर नेचुरल टेंडन डिस्ट्रॉयर्स एंड ब्रेक डाउन टाइप 1 कोलेजन एंड दे प्रमोट वीक टेंडन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड हीलिंग. ठीक है. और टिम्स भाई साहब क्या करते हैं? दे आर नेचुरल इनहिबिटर्स ऑफ MMPs
दे मेंटेन ECM स्टेबिलिटी. व्हाट इज ECM? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. अब बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो टिम्स है ना MMP के साथ, वो हर एक इस पे 4 टाइप के होते हैं. वो हर एक जन एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, जिससे क्या होता है, जब वो बैलेंस्ड रहते हैं तब MMP की एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी है, जो डिस्ट्रॉइंग का काम कर रहा है, जो डिस्ट्रॉयर माइंडसेट है उसका, तो उसको वो ब्लॉक करता है टिम्स. सो MMP क्या है? ये रावण है. और टिम्स क्या है? जीवन है. ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं. और MMP डज, दे ब्रेक कोलेजन, एंड व्हाट टिम्स डज, they prevent breakdown. MMPs cause degeneration. TIMS promote stability. MMPs are active in injury and TIMS are active in repair. एक नुकसान करने का काम करता है और एक रिपेयर करने का काम करता है. बट अभी इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देखते हैं. ओवर यूज से क्या होता है, MMPs बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से कोलेजन ब्रेक डाउन होता है. और अगर टिम्स एडिक्वेट होते हैं तो हीलिंग होती है. अगर टिम्स इनसफिशिएंट होती है तो डीजनरेशन होता है, जिसे हम टेंडनोसिस कहते हैं. ओके, अभी हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, पैथोफिजियोलॉजी के, जो है कोलेजन रीमॉडलिंग फेलियर. नॉर्मल इसमें क्या होता है, टाइप 1 कोलेजन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पैरेलल अलाइनमेंट. और टेंडनोसिस में क्या होता है, टाइप 1 कोलेजन जो हीरो बना घूमता है उसका ही डेग्रेडेशन हो रहा है, और वो उसका डिमोशन होके क्या हो रहा है, टाइप 3 में हो रहा है. और ये जो टाइप 3 है वो इंक्रीज हो रहा है कोलेजन सिंथेसिस. व्हाट इज टाइप 3 कोलेजन? इट इज़ अ स्कार टिश्यू एंड इट इज़ वेरी वीक. और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अटेम्प्टेड रिपेयर में क्या होता है, इमेच्योर स्कार लाइक मैट्रिक्स डिपोजिशन होता है. और टाइप 3 जैसे मैंने अभी बोला, इट इज़ थिनर, लेस क्रॉस लिंक्ड एंड मैकेनिकली इन्फीरियर है वो. ओके, जिसके वजह से क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो लोड ट्रांसमिशन होता है वो एकदम पुअर हो जाता है. ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है हमारा ECM डिसऑर्गेनाइजेशन. अभी रियल स्ट्रक्चरल कोलैप्स यहाँ से चालू हो जाता है. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देयर इज इंक्रीज इन प्रोटियोग्लाइकन्स एंड ग्लाइकोस अमीनोग्लाइसिन, दैट इज गैग कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, देयर इज इंक्रीज इन वाटर बाउंड कंटेंट, जिससे क्या होता है, कोलेजन फाइबर सेपरेशन, लॉस ऑफ हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन. हिस्टोलॉजिकल टर्म क्या है इसकी, म्यूकॉइड या फिर मिक्सॉइड डीजनरेशन. मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रेसिडेंट है. अब प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई इज्जत नहीं कर रहा है, और जो नीचे के वर्कर्स हैं, जैसे कि सेक्रेटरी हुआ या फिर बाकी कोई है, तो वो लोग अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, जिसके वजह से नुकसान हो रहा है. ओके, और वो नुकसान हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें पानी भर रहा है, बाढ़ आ रहा है, वैसा सब हो रहा है. सो ये एक रोप होता है. इट इज़ नॉट अ रोप एनी मोर, इट इज़ मोर लाइक अ जेल फिल्ड डिसऑर्गेनाइज्ड मेश. ठीक है, मतलब एक रोप कैसा रहता है, कड़क रहता है, उसमें बहुत टाइटली बाइंडेड रहता है वो. लेकिन मेश कैसा रहता है, उसके जो सेपरेट हो जाता है और उसमें जेल फिल्ड एकदम सॉफ्ट हो जाता है वो. ठीक है, वैसे हो जाता है. मतलब जो उसका, जो हम कहते हैं ना जवानी का जोश, वो निकल जाता है और पूरी तरह से वो बूढ़ा हो जाता है. समझे? अब इसके क्लिनिकल पर्ल्स क्या है हमारे, ये हमारे डायमंड्स है. इसमें अच्छे से ध्यान दो. इंक्रीज प्रोटियोग्लाइकन्स एंड गैग्स, इससे क्या होता है, दे आर हाईली हाइड्रोफिलिक, दे आर वाटर अट्रैक्टिंग एंड दे इंक्रीज ग्राउंड सब्सटेंस.
ओके, अब मैंने जो बोला, देयर इज इंक्रीज इन वाटर बाउंड कंटेंट, वाटर गेट्स ट्रैप्ड विद इन ECM, लीड्स टू स्वेलिंग ऑफ टेंडन। स्ट्रक्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कोलेजन फाइबर सेपरेशन होता है, पानी भर जाता है तो वो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते हैं। अगर हम सीमेंट में भी सीमेंट नहीं अच्छा एग्जाम्पल होगा, मिट्टी केस में हम लोग अगर बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो सैंड कासल को एक जगह पे पकड़ के नहीं रख सकता, वो सेपरेशन में चला जाता है, वो अलग अलग होने लगता है। तो सेम चीज़ यहीं पे हो रही है हमें। ओके, तो कोलेजन फाइबर सेपरेशन, fibers pushed apart by excess water plus gags, there is loss of tight parallel alignment। नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होता है? कोलेजन और फाइब्रिल्स होते हैं, फाइबर्स fascicles डिसरप्टेड। ओके, मतलब और म्यूकोइड डिजेनरेशन में क्या होता है? ECM appears gold gel like basophilic bluish staining due to increased प्रोटियोग्लाइकेंस एंड वाटर। अब आता है हमारा 5th स्टेप, पैथोफिजियोलॉजी। बैक टू पैथोफिजियोलॉजी, चलो ध्यान दो सब लोग। एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया, दिस इज क्लासिक हॉलमार्क ऑफ टेंडनोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड कैपिलरीज, ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम VEGF कहते हैं। बट इसमें एक ट्विस्ट है, दीज वेसल्स आर स्ट्रक्चरली इमेच्योर एंड फंक्शनली इनएफिशिएंट। ज़्यादा काम के नहीं रहते हैं, बट अभी टेंडनोसिस में क्या हो रहा है, वो अभी हीरो बन रहे हैं। नाउ न्यू ब्लड वेसल्स, VEGF का काम क्या है? बेसिकली नए ब्लड वेसल को फॉर्म करना, bring more inflammatory cells, causes neovascularization। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ रहा है, तैयार कर रहा है वो। अब वही क्रॉनिक टेंडन में क्या होता है? ज़्यादा वेसल्स होते हैं लेकिन उसकी पुअर क्वालिटी हीलिंग है, वो है ज़ीरो लेकिन खुद को हीरो बनाने जा रहा है, लेकिन काम उसका ज़ीरो वाला ही है। अच्छा काम करने की जगह पे वो ख़राब काम करते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूरल इनग्रोथ, पेन मैकेनिज्म। अलॉन्ग विथ न्यू वेसल्स, नोसिसेप्टिव नर्व फाइबर्स इन्फिल्ट्रेट टेंडन, मीडिएटर्स इन्वॉल्व, सब्सटेंस P, ग्लूटामेट। सब्सटेंस P का मैंने ये क्या है सब्सटेंस P, वो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप अब भी जाके देख के आइए। ठीक है, और ग्लूटामेट क्या है? इट इज़ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द बॉडी, इट हेल्प्स इन पेन एम्प्लीफिकेशन बाय नोसिसेप्टर एक्टिवेशन। ओके, ग्लूटामेट क्या है? एक उछलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो पेन एम्प्लीफाई करता है, जिससे पेन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और कम से कम अगर हम लोग मिनिमल लोडिंग भी दे रहे हैं तो भी पेन चालू हो जाता है। ठीक है, अब हमारा 7th स्टेप क्या है? एब्सेंस ऑफ क्लासिकल इन्फ्लेमेशन। इसका क्रिटिकल डिस्टिंक्शन क्या है? नो न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, नो अक्यूट इन्फ्लेमेटरी कैस्केड। उसके बजाय क्या आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है डीजेनरेटिव पैथोलॉजी देखने को मिल रही है, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन देखने को मिल रहा है, मैट्रिक्स ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। इसके ही वजह से टेंडनाइटिस इज़ नॉट टेंडनोसिस। फिर से समझाना है तो कमेंट करके मुझे बताइए, फिर भी मैं बता ही देती हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। टेंडनोसिस में इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है, यही हमारा सबसे बड़ा एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है टेंडनाइटिस से। टेंडनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन इन टेंडन एंड टेंडनोसिस इज फेल्ड हीलिंग, डीजेनरेटिव है ये, समझे। जब टेंडनाइटिस ठीक नहीं हो पाता तो वो टेंडनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली टेंडनाइटिस का देवदास स्टेट है,
टेंडनोसिस, वही failed healing response loop. This is the core pathology. Micro damage, ineffective repair, weak matrix and re-injury under load. This is the chronic degenerative cycle. ये चालू ही रहता है. पहले माइक्रो डैमेज होता है, फिर इनफेक्टिव रिपेयर होता है, उसको वीक मैट्रिक्स तो पहले से ही है और री इंजरी होती रहती है. ये एक विशियस लूप बन जाता है. अब इसमें एग्ज़ाम का गोल क्या है हमारा, ये एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है. यू हैव टू लर्न दिस बाय हार्ट. मैकेनिकल ओवरलोड से क्या होता है, माइक्रो टेयर होते हैं, जिसके वजह से होता है टीनोसाइट डिसफंक्शन. अब टीनोसाइट डिसफंक्शन क्या करवाता है, एमएमपी इंक्रीज़ करवाता है और टीआईएमपी डिक्रीज़ करवाता है, जिसके वजह से कोलेजन डीजेनरेशन में चला जाता है, जिससे टाइप 1 डिक्रीज़ होता है और टाइप 3 इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण ईसीएम डिसऑर्गेनाइजेशन होता है. दैट लीड्स टू एंजियोफाइब्रोब्लास्टिक हाइपोप्लेजिया, दैट लीड्स टू नियोवास्कुलराइजेशन प्लस न्यूरल इनग्रोथ, और उसके वजह से होती है फेल्ड हीलिंग. बिकॉज अभी ये नियोवास्कुलराइजेशन एंड न्यूरल इनग्रोथ में क्या हो रहा है, टेंडन में पहले ही ब्लड सप्लाई कम रहता है, बट यहाँ पे खाली फुकट ये हीरो बन रहा है VEGF, और क्या कर रहा है, काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, काम सुधारने के जगह पे. तो उसके वजह से हीलिंग फेल हो जाती है और क्रॉनिक टेंडनोसिस में वो कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं देखने को, एक वाइवा ट्रैप है. आपको पूछ सकते हैं आपके प्रोफेसर्स कि इस कंडीशन में NSAIDs क्यों काम नहीं करते, तो आपको क्या बोलना है बिना डरे, देयर इज़ नो एक्टिव इन्फ्लेमेशन, पैथोलॉजी इज डीजनरेशन प्लस फेल्ड हीलिंग एंड इट इज़ नॉट एन इन्फ्लेमेटरी कैस्केड. दैट इज़ द रीज़न वाई NSAIDs डोंट वर्क वेल हियर. मतलब पेशेंट NSAID खाता रहता है, फिर भी उसको पेन रिलीफ नहीं होता है. ठीक है, अब हम इसकी ईटियोलॉजी पे आते हैं. कैटेगरी क्या है इसकी, मैकेनिकल ओवरलोड. फैक्टर्स क्या है उसके, रेपिटेटिव स्ट्रेस, ओवरयूज, ट्रेनिंग एरर्स, सडन इंक्रीज इन इंटेंसिटी, पुअर प्रोग्रेशन, मतलब बहुत भारी वेट उठाना, आप आदत नहीं होती है 5 किलो भी उठाने की और चले जाते हैं लोग डेडलिफ्ट करने 150 किलो का, वो एक रीज़न है. बायोमैकेनिकल इश्यूज़, मैल अलाइनमेंट, पुअर पोस्चर, मसल इम्बैलेंस, वीकनेस और टाइटनेस, पुअर टेक्निक, रॉन्ग मूवमेंट पैटर्न्स. अगर आप सही से वेट नहीं उठा रहे हो या सही से मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो उसके वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है. ऑक्यूपेशनल फैक्टर, रेपिटेटिव वर्क, टाइपिंग, लिफ्टिंग हैवी वेट्स, एजिंग. एजिंग में क्या होता है, टेंडन की जो इलास्टिसिटी रहती है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, अब प्रीवियस इंजरी होती है तो उसमें इनकम्प्लीट या फिर इम्प्रॉपर रिहैब होता है, तो जिसके वजह से रिकरेंस होता रहता है. तो इसीलिए अच्छा रिहैब देना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पुअर वैस्कुलैरिटी, अब इसमें वैस्कुलैरिटी कम है तो जिससे स्लो हीलिंग होता है. और ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है, एक्किलीज टेंडन में, जो हमारे पैर में होता है. ठीक है, अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, ऑनसेट कैसा है इसका, ग्रेजुअल और इंसिडियस है. पेन टाइप क्या है, डल एकिंग, लाइक चमक मार रही है वहाँ पे. ठीक है, पेन पैटर्न कैसे होता है, पेन एट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी थोड़ा इम्प्रूव होता है, फिर एक्टिविटी रुकाने के बाद फिर से वो वर्सन हो जाता है. पेन नेचर कैसे होता है, एक्टिविटी रिलेटेड पेन दैट इज़ इनिशियली इंटरमिटेंट एंड मे बिकम परसिस्टेंट इन क्रॉनिक स्टेजेस. मतलब स्टार्टिंग में पेशेंट को इंटरमिटेंट पेन रहता है, बट अगर उसने ध्यान नहीं दिया या फिर वो क्रॉनिक स्टेजेस में चला गया
तो फिर वो कंटिन्यूस पेन होता है, दिन रात 24 घंटे पेन चालू ही रहता है। अब इसका इन्फ्लेमेटरी साइन क्या है? कुछ भी नहीं है, इट इज़ एब्सेंट। स्वेलिंग मिनिमल और एब्सेंट, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। टेंडरनेस, इट इज़ लोकलाइज्ड ओवर टेंडन। ओके, आप टेंडन को पैल्पेट करोगे तो आपको पेन या फिर टेंडरनेस वहाँ पे महसूस होगा। मॉर्निंग स्टिफनेस, इट इज़ वेरी कॉमन ड्यू टू टेंडन degeneration. पेन ऑन एक्टिविटी प्रेजेंट, स्पेशली रेपिटेटिव ओवरलोडिंग की वजह से। अगर बार बार लोडिंग हो रही है, रेस्ट नहीं मिल रही है, तो पेन होता है एक्टिविटी पे। स्ट्रेंथ में रिड्यूस ड्यू टू पेन इनहिबिशन। रेंज ऑफ मोशन, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है। हाँ, इट इज़ यूजुअली नियर नॉर्मल बट फंक्शनली रिलेटेड by pain at the end of range of motion. Okay, crepitus may be present, thickened tendon, palpable in chronic cases. ये इजीली हम है ना palpate कर सकते हैं कि टेंडन ना थिक हो गया है, बहुत उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है। फंक्शनल लिमिटेशन, रिड्यूस परफॉर्मेंस, जैसे कि अगर वो रनिंग कर रहा है बंदा, जंपिंग है, लिफ्टिंग है, वो ये सब नहीं कर पाता है। अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हीलिंग पे। अब फैक्टर क्या है और उसका इफ़ेक्ट क्या है? लोड मैनेजमेंट, प्रॉपर लोडिंग से क्या होता है? हीलिंग होती है। ओवरलोड या फिर बहुत ज़्यादा देर तक हमने रेस्ट दिया है विदाउट रिहैब, तो फिर हीलिंग डिले होता है। ब्लड सप्लाई कैसा है? उसका पुअर वैस्कुलैरिटी है, जिसके वजह से स्लो हीलिंग होती है। क्रॉनिसिटी कैसी है? लॉन्गर ड्यूरेशन, स्लोअर रिकवरी। एज ओल्डर, स्लोअर हीलिंग, एज आई सेड। न्यूट्रिशन, प्रोटीन कोलेजन सपोर्ट को हीलिंग करता है, तो पेशेंट को बोलना है कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। कंप्लायंस, एक्सरसाइज अडियरेंस इज़ क्रिटिकल। अगर पेशेंट हमारे इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करता है डिस्पाइट गिविंग प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड रिहैब, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। बायोमैकेनिक्स, पुअर अलाइनमेंट डिलेज रिकवरी। स्मोकिंग, सुट्टेबाजी से क्या होता है? हीलिंग कैपेसिटी रिड्यूस होता है। सुट्टेबाजी इज़ द बिगेस्ट दुश्मन ऑफ फिजियोथेरेपी रिहैब। पेशेंट को एजुकेट करो, डू नॉट जज अ पेशेंट, बट पेशेंट को गाइड करो। अगर उनको हेल्प लगती है तो उनको डी एडिक्शन सेंटर्स को रेफ़र करो। ओके, उनको समझाइए कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर कोई सिस्टमिक डिजीज़ेस होंगे जैसे कि डायबिटीज़, तो भी हीलिंग डिले हो जाती है। और रिहैब क्वालिटी, इसेंट्रिक ट्रेनिंग अगर हम देते हैं तो इम्प्रूव्स आउटकम। हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम अच्छे से रिहैब नहीं देते तो बार बार होते रहता है ये प्रॉब्लम। अब हम उसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट पे आते हैं। गोल्स क्या है हमारे? टू रिड्यूस पेन, इम्प्रूव टेंडन लोड टॉलरेंस, स्टिम्युलेट कोलेजन रीमॉडलिंग, रिस्टोर स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, प्रिवेंट रिकरेंस। अब इसका फेज वाइज मैनेजमेंट देखते हैं हम। फेज़ 1 क्या है? पेन मॉड्यूलेशन एंड लोड कंट्रोल। इसमें गोल क्या है हमारा? पेन को कम करना है और इंट्रोड्यूस सेफ लोडिंग, ये दो हमारे गोल हैं। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? एक्टिविटी को मॉडिफाई करके। कंप्लीट रेस्ट नहीं देना है, हम लोग एक्टिविटी को मॉडिफाई करेंगे कि अगर ऐसा आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपको उसमें दिमाग लगाना है। अच्छा, फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस, जेंटल आइसोमेट्रिक्स देने हैं जो पेन कम करने के लिए काम आए। जेंटल ROM टू मेंटेन मोबिलिटी एंड पेशेंट एजुकेशन।
दैट पेन इज़ नॉट ऑलवेज डैमेज, और अच्छे से पेशेंट को एजुकेट करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट देनी है आपको पेशेंट को, ठीक है। फिर हमारा आता है फेज़ 2 जो कि है स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल फेज़। इसका गोल क्या है? इम्प्रूव टेंडन कैपेसिटी, मैनेजमेंट, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, बिगिन एसेंट्रिक लोडिंग, लो टू मॉडरेट रेजिस्टेंस हम दे सकते हैं और कंट्रोल मूवमेंट्स करवाने हैं इसमें। अब आते हैं हम फेज़ 3 पे, रीमॉडलिंग एंड हैवी लोडिंग फेज़ पे। इसका गोल क्या है? टेंडन रीमॉडलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, मैनेजमेंट, हैवी स्लो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव एसेंट्रिक लोडिंग, फंक्शनल स्ट्रेंथनिंग, ये करना है हमें। तब जाके क्या होगा? टेंडन रीमॉडलिंग और स्ट्रेंथनिंग होगा, ठीक है। और फेज़ 4 हमारा लास्ट फेज़ रिहैब का, रिटर्न टू फुल फंक्शन। इसका गोल क्या है? पूरा जैसे पेशेंट हमारे पास आया था उसको वैसे ही बना के पार्सल कर देना है उसके घर पे, समझे। इसका मैनेजमेंट क्या आएगा? प्लायोमेट्रिक्स देने हैं आपको, स्पोर्ट्स, अगर वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बंदा है, अगर जिम करता है, अगर वापस जाना है, रिटर्न टू एक्टिविटी करना है तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल्स देने हैं, एजिलिटी ट्रेनिंग देनी है जिससे रिकरेंस ना हो, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पेन अगर पेशेंट का 3 to 5 है ऑन वास या NPRS आउट ऑफ 10, देन इट इज़ एक्सेप्टेबल। वी हैव टू अवॉइड कंप्लीट रेस्ट एंड लोड प्रोग्रेशन मस्ट बी ग्रेजुअल, ठीक है। अब हमारा आता है फेज वाइज हीलिंग टेबल। अब फेज़ कौन सी है? रिएक्टिव फेज़। इसका ड्यूरेशन क्या है? डेज टू वीक्स, अर्ली डेज टू वीक्स, ठीक है। टेंडन चेंजेस में क्या हो रहा है? टेंडन थिकनिंग हो रहा है, ओवरलोड रिस्पॉन्स हो रहा है। रिहैब फोकस क्या करना है हमें? लोड रिडक्शन करना है और आइसोमेट्रिक्स देने हैं। सेकेंड आता है हमारा टेंडन डिसरिपेयर फेज। इसका ड्यूरेशन वीक्स होता है। कोलेजन डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स इन द टेंडन एंड इसमें क्या है? रिहैब फोकस लोडिंग। लास्ट फेज है हमारा डीजेनरेटिव फेज। ये है क्रॉनिक, वीक्स टू मंथ्स लगते हैं इसको। और इसमें टेंडन में क्या चेंजेस होते हैं? कोलेजन ब्रेकडाउन होता है, न्यू वैस्कुलराइजेशन होता है। और रिहैब फोकस में क्या करना है हमें? हैवी लोडिंग और एसेंट्रिक ट्रेनिंग देनी है टू प्रिवेंट रिकरेंस। अब ये वाइवा का सबसे बड़ा डायमंड है। अगर वाइवा में आप ये भी बता दो कि टेंडनोसिस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव लोडिंग फ्रॉम आइसोमेट्रिक टू हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग to stimulate tendon remodeling across reactive, disrepair and degenerative stages, तो एग्जामिनर आपको वहीं पे अच्छे मार्क्स दे देगा। उसको समझ में आएगा कि आप गूगल के स्टूडेंट नहीं हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट पार्ट 3 फॉर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एंड क्लिनिकल कोरिलेशन। DM to buy handwritten notes PDF on Instagram at Vibrance Physiotherapy and Telerehab. Follow on Instagram for regular health tips and more. Thank you so much. Keep shining.